welcome to my YouTube channel Perfect Educom Academy Classes. Myself Ravikant Kumar, and today in this video, day 2, top 10 बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है हुआ था ये बांकीपुर में। ठीक है, एग्ज़ाम ये भी पूछता है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था। 1912 में हुआ था। और ये बांकीपुर कहाँ है, तो बांकीपुर जो है बाबू आपका पटना में है। ठीक है, और ये जो है बिहार का जो बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, तो ये 27वां अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो थे वो रघुनाथ नरसिंह माधोलकर थे। माधोलकर से आप याद रख सकते हैं रघुनाथ नरसिंह। ठीक है, रघुनाथ नरसिंह माधोलकर, राइट। अगर हम महासचिव के बारे में बात करते हैं कि महासचिव कौन थे इनके, तो महासचिव जो थे ना वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ओके सिन्हा थे। और स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मौलाना मजरुल हक। अगर हम इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो मौलाना मजरुल हक जो थे हक थे। हाँ, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि बिहार में कांग्रेस का जो है बिहार में मतलब दूसरा भी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो 37वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। जो ये जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था ये भी पूछता है पेपर में। तो ये जो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन जो 37वां जो हुआ था ना, तो ये आपका गया में 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में। ओके, और जिसमें क्या किया गया था कि स्वराज पार्टी यानी कि 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और कांग्रेस की स्थापना के अगर हम बारे में बात करते हैं कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे नहीं सॉरी इसकी स्थापना जो कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो M.A. ह्यूम ने किया था। और प्रथम अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के, तो W.C. बनर्जी थे, जिसमें से 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था कि भाग लिया था। ठीक है, तो पेपर में ये पूछता है कि कांग्रेस का जो स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को पूछता है पेपर में कहाँ हुआ था, तो बम्बई में। फिर ये भी डाल देता है कि बम्बई में कहाँ हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय किया किसने था, तो M.A. ह्यूम ने किया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो W.C. बनर्जी। और उसमें ये भी पूछता पेपर में कि कांग्रेस में जो मतलब कि जिसकी अध्यक्षता में W.C. बनर्जी थे, तो उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। ठीक है, तो इसके बारे में अब दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय आपका है कोलकाता। ठीक है, राइट। देखिए, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। और यह जो कंपनी है अधिनियम की धारा 617 जो है 17 के तहत जो है भारत की संसद के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। अगर हम बैंक के मुख्यालय के बारे में बात करते हैं तो कोलकाता में तो है था, और इसकी उपस्थिति जो है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी में थी। ठीक है, और इस बैंक यानी कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक जो है वो भारत सरकार के स्वामित्व वाली जो वित्तीय निवेश संस्था थी, जो 2012 में क्या हुआ था कि भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक जो है संचालित थी। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, परियोजना वित्त के लिए जो है सावधि ऋण सहायता, ओके, लघु अवधि के गैर परियोजना जो समर्पित वित्त पोषण, ओके, कंपनियों की जो है कार्यशील पूंजी आदि के लिए जो है। ठीक है,
ओके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 से स्टार्ट हुआ था, तो इसमें से पूछा है पेपर में कि 1857 से 1859 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक थे कौन। तो ये थे कार्ल मार्क्स। ओके, यहाँ पे ओके, एवियन एफ एंगल। ओके, एंगल्स हो गए यहाँ पे, तो याद रखना है। तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के जो लेखक थे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स थे। ओके, इसी नई यॉर्क यानी कि डेली ट्रिब्यून के लिए लिखे थे। और इस पुस्तक के जो संग्रह में विद्रोह से ठीक पहले पहले की जो है भारत की स्थिति के संबंध में लिखा गया था। ओके, फर्स्ट जो ये ओके, विनायक दामोदर जो सावरकर थे, यहाँ पे सावरकर होगा, विनायक दामोदर सावरकर जो थे, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक लिखे थे। अशोक मेहता के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो अशोक मेहता का जो पुस्तक थे वो द ग्रेट रिबिलियन थे। ओके, और ये आपके आरसी मजूमदार जो थे सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो पुस्तक लिखे थे। और एस एन सेन की पुस्तक जो है 1857, एस एन सेन 1857। और पीसी जोशी के द्वारा जो पुस्तक लिखे गए थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो इन्होंने नाम दिया था रिबिलियन 1857। ओके, अगर हम टी.आर. होम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के बारे में क्या उन्होंने लिखा थे, तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। और सर सैयद अहमद खान जो कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाइका। पाइका नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है, तो पाइका जो है ये आपका है बिहार से संबंधित है। ठीक है, पाइका जो है यह बिहार से संबंधित है। ओके, पाइका नृत्य मुख्यतः उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का है। और पाइका के अर्थ के बारे में अगर बात करते हैं तो पाइका का अर्थ होता है पैड सैनिक। क्या होता है? पैड सैनिक। ठीक है, पैड सैनिक। और यह जो सैन्य सेवा से जो बनी एक छोटी जाति है। और यह पाइका जो है, पाइका एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहाँ पे क्या होता है कि कलाकार जो है ना भाले और ढाले के साथ युद्ध के गठन में है। ठीक है, पाइका जो है लंबे भाले का एक रूप है। लंबे भाले का क्या एक रूप है, और पाइका शब्द जो है युद्ध का प्रतीक है। इस नृत्य का जो है यानी कि पाइका नृत्य का जो उड़ीसा के साथ साथ बिहार में, झारखंड में भी जो है मतलब कि इसका प्रचलन है। यहाँ पे आपका जो है झारखंड तो ऑप्शन नहीं है, तो बिहार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बिहार सही होगा यानी कि ए सही होगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, यहाँ पे डॉक्टर होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, दाऊ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा गया है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हम सभी को पता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा हुआ है। और इस पुस्तक के अगर हम प्रकाशन के बाद बात करते हैं कि कब प्रकाशित किया गया था, तो 1946 में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। और इसे यानी कि बांकीपुर जेल में जो है लिखा गया था इस पुस्तक को। ठीक है, और इस पुस्तक के जो 6 भाग थे, तो पहला भाग ये था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, दूसरा था कम्युनल ट्रायंगल, और तीसरा ये था कि विभाजन की योजना, और चौथा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पाकिस्तान पर जो है संकल्प, पांचवा ये था मुस्लिम राज के संसाधन, और छठा था पाकिस्तान का विकल्प। ओके, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, और यह पुस्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। अगर हम अनहैप्पी इंडिया
अनहैप्पी इंडिया के लेखक के बारे में बात करते हैं तो अनहैप्पी जो है ये आपके लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। और ये जो प्रकाशित किया गया था पुस्तक अनहैप्पी, तो अनहैप्पी जो है अनहैप्पी, ओके, तो ये 1928 में प्रकाशित किया गया था। और मेरे निर्वासन की इस पुस्तक में जो है मेरे निर्वासन की कहानी 1908, ओके ओके ओके। तो ये जो इनके द्वारा जो अनहैप्पी तो लिखा ही हुआ है 1928 में प्रकाशित किया गया था, और मेरे निर्वासन की कहानी 1908 में जो है इन्हीं के द्वारा जो लिखा गया था, ठीक है। और आर्य समाज पुस्तक जो है 1915 में प्रकाशित हुआ था, जो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है लिखा गया था, ओके। संयुक्त राज्य अमेरिका जो एक हिंदू की छाप 1916 लाला लाजपत राय, और भारत पर इंग्लैंड का कर्ज 1917 लाला लाजपत राय, ओके ओके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब है, उनका किताब है द इंडियन स्ट्रगल। क्या है? द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, ओके। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, ओके। और इस बुक में यानी कि द इंडियन स्ट्रगल बुक में को जो है साल 1998 में जो है जो है इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश कर दिया था। और ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है और चंपारण में महात्मा गांधी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की एकता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी और बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी के चरणों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बापू के कदमों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संस्कृत और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खंडित भारत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी की दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। साहित्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। असमंजस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंपारण में सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ओके। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में क्वेश्चन ये है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष आपका है वो आरंभ किया गया था वाडनगर गुजरात में, ओके। वाडनगर गुजरात, यहाँ पे वाडनगर होगा, ठीक है। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2016 को जो है, ठीक है, 25 दिसंबर 2016 नहीं होगा, 14 होगा, 14 को जो है गुजरात के वाडनगर से जो इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये जो है अब किसके अंतर्गत आता है मिशन इंद्रधनुष? तो ये जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य ये है कि सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक स्वस्थ स्वास्थ्य पहुँचाना। माना कि जो 2 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं तो उनके द्वारा जो इनका मिशन इंद्रधनुष के जो लक्ष्य है कि स्वास्थ्य पहुँचाना, और गर्भवती जो महिला हैं गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण कराना। और इस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करता है। तो वो है आपका पहला है तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस और खसरा, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है पेपर में। तो ये आपका 11 जुलाई को जो है
मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब इसके बारे में हम डिस्कशन ये करते हैं कि देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस तो हम सबको पता है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, और इसका अगर उद्देश्य पूछ ले कि उसका उद्देश्य है क्या, उद्देश्य मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि इसका किस उद्देश्य के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना। ओके, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकारों का महत्व। अब इसकी शुरुआत जो है कब किया गया था? तो 11 जुलाई 1987 को किया गया था। 11 जुलाई 1987 को। ओके, और इसी तिथि को जो है, मतलब इसी डेट पर जो है दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई है। इसी डेट पर जो है दुनिया की जो आबादी है वो 5 अरब हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? इन चारों में जो ऑप्शन है, और बताना है कि इन चारों में कौन सा ऐसा प्रयोग है जो इस प्रयोग से लेड पेंसिल को हम बनाने में जो है यूज करते हैं। तो ये है ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट है। अच्छा, ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ग्रेफाइट का जो उपयोग है वो लेड पेंसिल को बनाने में जो है किया जाता है। ओके, राइट। ओके, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एक अपरूप है जो काले भूरे रंग का होता है। इसे गरीबों का हीरा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को गरीबों का हीरा कहा जाता है। ठीक है, और ओके, यह जो धातु है सिंघल, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है ठीक है नॉन मेटल, तो ये जो है सिंघल, कैलिफोर्निया और कोरिया, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है यह विद्युत तथा ताप का क्या है? सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है विद्युत तथा ताप का, यानी कि विद्युत तथा ताप का क्या है? ये सुचालक है। और इसके संस्करण के बारे में अगर बात कर देते हैं तो ये इसका होता है संस्करण sp2। ठीक है, अच्छा, ओके। अगर हम ग्रेफाइट के अपेक्षिक घनत्व के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अपेक्षिक घनत्व है 2.24 होता है, एवं इसका जो टेम्परेचर जो होता है कि ये जलकर इतना टेम्परेचर पर जो है जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी कि 700 डिग्री सेल्सियस। जब 700 डिग्री सेल्सियस पर ये जलता है ग्रेफाइट, तो ये बनाता है CO2। ठीक है, क्या बनाता है? CO2 बनाता है, याद रखना है। तो हीरा का संस्करण sp3 होता है। ठीक है, अच्छा, हो गया। हाँ, तो अगर हम हीरा के बारे में बात कर लेते हैं, हीरा तो यहाँ पे नहीं है। हीरा के बारे में ग्रेफाइट का तो sp2 होता है, लेकिन हीरा का जो संस्करण होता है sp3 होता है। और ये जो है हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। और इसका अपेक्षिक घनत्व जो होता है 2.42 होता है। ठीक है, राइट। कितना होता है? 2.42, राइट। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक लोहा उत्पादक राज्य है? ठीक है, तो भारत का जो है ये आपका उड़ीसा है। ओके, तो उड़ीसा जो राज्य है जो सबसे ज़्यादा जो है लोहा को उत्पादन करता है। तो भारत का जो है लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है उड़ीसा। ठीक है, भारत का जो इंडिया का जो लोहा उत्पादन में जो है वो विश्व की अगर बात करते हैं इंडिया का, तो विश्व में इंडिया का जो स्थान है लौह उत्पादन का वो है फोर्थ। ठीक है, उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में लौह अयस्क के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जैसे कि उड़ीसा के अलावा भी हैं आपके झारखंड हो गए, छत्तीसगढ़ भी है, और आपका कर्नाटक भी है। ठीक है, तमिलनाडु भी है, केरल भी है। लेकिन इन चारों में से सबसे अधिक की अगर बात कर रहा है ना तो ये होगा उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा सबसे ज़्यादा लोहा को उत्पाद करता है।
भारत अपने लौ के जो अधिकांश भाग जापान को तथा दूसरे स्थान पर जो है चीन को निर्यात करता है। ठीक है। कर्नाटक में सबसे अधिक जो है कॉफ़ी का भी उत्पादन होता है। कर्नाटक में जो है ये, अगर कर्नाटक के अगर कॉफ़ी के अगर बारे में यही बात रहता कि भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, तो ये आंसर होता है आपका कर्नाटक। ठीक है। कॉफ़ी के बारे में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन, अगर कोयला का यही अगर बात रहता, कोयला, ठीक है, कोयला यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका हो गया कॉफ़ी। ठीक है। तो कॉफ़ी जो है कर्नाटक, और कोयला के बारे में तो ये है रूट सही है। ओके, राइट। तो कोयला का जो है सबसे अधिक जो उत्पादक छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में बस्तर में सबसे अधिक जो है टीन का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बस्तर टीन, तो याद रखना है बस्तर टीन कोयला, बस्तर टीन कोयला छत्तीसगढ़, बस्तर टीन टीन कोयला छत्तीसगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब आपके 10। ठीक है, तो आज के ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है कि संसद द्वारा पास किया गया विधेयक है, सॉरी यहाँ पे विधेयक होगा, ठीक है, विधेयक तब भी एक नियम कानून बन जाता है या बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से जो है किसने पास किया हो। क्या? संसद द्वारा पास किया हुआ जो विधेयक है तभी एक नियम कानून बनता है जब निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन पास करेगा कि वो कानून बनेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे कि संसद की अगर बात करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाता है, और राज्यसभा लोकसभा के बाद जो विधेयक जो पास हो जाता है, जो बिल पास होता है, तो वो क्या है कि किसके पास जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि संसद द्वारा जो यानी कि लोकसभा राज्यसभा द्वारा जो जब बिल पास होता है, कोई भी विधेयक हो, तो वो नियम कानून बन जाता है। कब बनता है, कौन पास करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जब वो पास होता है ना, तो वो जो है ये क्या होता है कि वो नियम कानून बन जाता है। ठीक है। तो संसद के दोनों सदन यानी कि संसद के दोनों सदन से पारित बिल पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, साइन करता है, तो कानून के रूप में जो है ले लेता है। अनुच्छेद 79 आर्टिकल्स, अगर 79 के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल्स 79 जो है, आर्टिकल 79 के अंतर्गत संसद के 3 अंग, आर्टिकल 79 के अंतर्गत संसद के कितने अंग, तो 3 अंग। तो कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट, P फॉर प्रेसिडेंट, L फॉर लोकसभा, R फॉर राज्यसभा। ठीक है, LPR। ठीक है, LPR। तो ये जो है राष्ट्रपति धन विधेयक जो है, राष्ट्रपति धन विधेयक अनुच्छेद 110 को छोड़कर जो है बाकी सभी जो विधेयक हैं को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। अच्छा, विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति का 3 अधिकार प्राप्त है। विधेयक के अगर बारे में अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास जो है 3 अधिकार प्राप्त हैं। उस 3 अधिकार का नाम क्या है, तो पहला है स्वीकृति कि दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है। दूसरा क्या है, तो पूर्ण विचार के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगा तो ये फिर से जो है बिल को जो है या तो स्वीकृति दे देंगे, दूसरा में है कि वो पूर्ण विचार करेंगे, यानी कि वो राष्ट्रपति जो है अगर उनको मतलब कि कुछ शक है तो उनके बारे में फिर से वो पूर्ण विचार के लिए वो भेज सकते हैं। ठीक है, कि उससे फिर से जो है विचार किया जाए। और तीसरा जो है वो होता है पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉकेट वीटो जो होता है, तो पॉकेट वीटो में होता ये है ना कि जैसे कि उनको पॉकेट वीटो जो होता है, जैसे कोई भी बिल पास होता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, संसद के द्वारा पास होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो पॉकेट वीटो में ये होता है कि इसमें ना तो हाँ और ना तो यस, मतलब कि हाँ आया तो चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेते हैं और इस पर कोई भी स्टेटमेंट अपना मतलब कि नहीं बोलते हैं कि पास हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो ये होता है। और ओके, तो यानी कि पॉकेट वीटो मतलब कि जैसे कि इसमें ना तो या, ना तो यस, ना तो यस, ना तो नो, मतलब हाँ नहीं भी बोल सकते हैं, हाँ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से
होता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये रहा क्वेश्चन आपका 10 टॉप 10 क्वेश्चन। इसी तरह से जिस तरह व्यू मिलते रहेंगे, क्वेश्चन को अपना इंक्रीज करते रहेंगे वीडियो में। अ, आज का वीडियो हमें यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ओके।